कोई भी रैश, फीवर वाज नॉट एसोसिएटेड विद रैश, ब्लीडिंग और कन्वर्सन। जब रैश जल्दी होता है कन्वर्सन और अल्टर्ड हमारे चमकी बुखार होता है अल्टर्ड। तो निगेटिव हिस्ट्री, चलो वो वाला पार्ट मेरा हट गया था, लेकिन उसको बाद में बताना है, फीवर के साथ नहीं बताना है। ये जो पूरा पैराग्राफ जब HOP अगर खत्म होता रहेगा तो लास्ट का एक पैराग्राफ किसके लिए रखते हैं हम लोग, तो फीवर के बारे में इलैबोरेट करते हैं सब कुछ चीजें रहेगा के साथ था या नहीं था, एग्रेवेटिंग फैक्टर क्या था, रिलीविंग फैक्टर क्या था। उसी तरह से कफ कोल्ड में यही सारा चीज उसमें दिया है जो फीवर में पॉइंट है, वही सारा पॉइंट्स हर जगह वही पॉइंट्स रहेगा कि कफ कोल्ड का ऑनसेट कब हुआ, प्रोमिनेंट किस टाइम में रहता है, डायगोनल वेरिएशन कैसे है, अर्ली जैसे हम पूछे अर्ली मॉर्निंग ज़्यादा रहता है, डे में ज़्यादा रहता है, माँ बताएगी दिन में ज़्यादा, पता चला कि रात में माँ भी सो गई बच्चा भी सो गया, या बच्चा खांस रहा है माँ सोई उसको पता ही नहीं है, बाकी तो सही कंफर्म कर दो, लेकिन माँ बच्चा तो माँ के ही साथ रहेगा, माँ ही बताएगी, माँ है तो उसका रिलायबल है, अगर माँ नहीं है तो अगर उसकी ग्रैंड मदर है कोई फादर बता रहा है, माँ से चेकआउट कीजिए अलग से क्लियर बता कि सही उसको पता है या नहीं पता। तो कफ कोल्ड में क्या हुआ, ऑनसेट कैसा था, ड्यूरेशन कितना रहा है, डायगोनल वेरिएशन कैसे होता है, किस समय ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, मॉर्निंग इवनिंग नाइट डे किस टाइम में ज़्यादा रहता है, रिलीविंग फैक्टर क्या है उसका, एग्रेवेटिंग फैक्टर क्या है, एक्सपेक्टोरेशन के साथ होता है या ड्राई कॉफ है, ड्राई मतलब कुछ नहीं आ रहा है अंदर से, और कॉफ का क्या है, ब्रेथलेसनेस से कितना एसोसिएटेड। जब बहुत बार क्या होता है, जब ब्रेथलेसनेस ज़्यादा होता है तो कॉफ क्या है, प्रोटेक्टिंग रिफ्लेक्स है। जब बहुत ज़्यादा ब्रेथलेस है आप तो जल्दी बच्चा कॉफ नहीं करता है। जब ब्रेथलेसनेस में आराम आता है ना थोड़ा सा उसको आराम हुआ तब जो कफ है जब प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स फिर काम करता है, ठीक है ना, सबको बताना है। और उसके बाद ब्रेथलेसनेस उसको बताना है, फिर अलग से आपको इलैबोरेट करना है कि कफ एंड कोल्ड वाज एसोसिएटेड विद ब्रेथलेसनेस, अब ब्रेथलेसनेस को अलग से पॉइंट मिल जाएगी, उसमें वही सब है, ऑनसेट क्या था, ड्यूरेशन क्या था, रिलीविंग फैक्टर क्या है, एग्रेवेटिंग फैक्टर क्या है ना, ये सब कुछ डालेंगे। उसके बाद आपका चले जाएगा तो सब कुछ हो गया। और क्या हो सकता है, फीवर के साथ ब्रेथलेसनेस के साथ प्रेजेंट की है तो क्या होगा, नॉर्मली क्या सोचेंगे हम लोग, फीवर और ये है तो इस एज में ब्रोंकियोलाइटिस हो सकता है, बैक ऑफ माइंड तो रहना चाहिए ना, तभी तो आप हिस्ट्री पूछेंगे एग्जाम से। जब आपको कुछ पता ही नहीं बैक ऑफ माइंड तो क्या आप हिस्ट्री पूछेगा, तो ब्रोंकियोलाइटिस हो सकता है, उस लाइन में पूछ ली सब कुछ, ब्रोंको निमोनिया हो सकता है, उस लाइन में पूछ लिया। और क्या हो सकता है, इतना ब्रेथलेसनेस है तो कार्डियक डिजीज हो सकता है। लास्ट टाइम डिस्कस किया था उन्होंने, कार्डियक डिजीज का डीडी रहेगा, तो आपको नेगेटिव हिस्ट्री में डालना है, देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ ब्लूइश डिस्कलेरेशन ऑफ बॉडी और पेरिफेरी। ऐसा तो नहीं कि कौन है हार्ट डिजीज है इसको उससे वो सब हो जा रहा है, ठीक है। और क्या होगा कार्डियक में, और क्या मिलेगा आपको, बहुत तो छोटा बच्चा नहीं पता चलेगा कि किसी किसी बच्चे में जहाँ पाल्पिटेशन बहुत ज़्यादा होता है माँ देख के बता देती है धड़कन बहुत ज़्यादा थी, फीवर बहुत ज़्यादा तेज नहीं था, हल्का फीवर था नहीं था कि फिर भी धड़कन। हाई ग्रेड फीवर होगा तो क्या होगा, नॉर्मली क्या होगा, हार्ट रेट भी बढ़ जाता है, रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ जाता है। लेकिन बिना हाई ग्रेड फीवर के अगर दोनों बढ़ रहा है तो फिर आपको देखना होगा कुछ कार्डियक प्रॉब्लम तो नहीं। तो पाल्पिटेशन, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द बॉडी वगैरह सब आपको मेंशन करना है, किसमें नेगेटिव फीवर का नेगेटिव हिस्ट्री क्या क्या, रैश, ब्लीडिंग, कन्वर्सन और अल्टर्ड सेंसोरियम, ठीक है। और क्या छूट, और क्या होगा डीडी में, ब्रोंकियोलाइटिस, ब्रोंकोनिमोनिया, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज, और क्या बताए थे लास्ट क्लास में, फॉरेन बॉडी, दोनों पढ़ा रहे हैं आप लोग, अभी पढ़ा रहे हैं ना, फॉरेन बॉडी, तो सबको पता है नो हिस्ट्री ऑफ एस्पिरेशन ऑफ फीड, वो तो होता है ना, माँ दूध पिला रही है बच्चे को, बच्चा क्या हुआ आम भाषा के सरक लिया, एस्पिरेट कर लिया, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाना चाहिए तो क्या हुआ, रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला गया है ना, तो वहाँ पे एस्पिरेट कर लिया, उससे चॉकलेट हो सकता है। या फिर कुछ बच्चा खेल रहा है उल्टा पुल्टा बटन, उसको इस तरह की हिस्ट्री तो नहीं है, फॉरेन बॉडी को सस्पेक्ट करेंगे तो माँ क्या बताती है, सब कुछ बढ़िया था ना, फीवर था ना, कफ कोल्ड था, कुछ नहीं था, अचानक से बच्चे को सारा प्रॉब्लम शुरू हो एकदम बिल्कुल सडन, कुछ और एविडेंस नहीं है, तो आपको एकदम दिमाग में जाने की कोई तो नहीं, उल्टा पुल्टा डाल लिया हमने ठीक है। तो इतना सारा, तो जब तक कोई बैक ऑफ माइंड नहीं रहेगा तो पॉजिटिव हिस्ट्री नेगेटिव हिस्ट्री, तो थ्योरी जब पीछे में है तभी हिस्ट्री आप पूछ पाएंगे, तभी एग्जामिनेशन कर पाएंगे, ठीक है। एक तो ये हुआ हिस्ट्री, फिर उसमें और क्या पूछेंगे आप, जो PI में ऑलमोस्ट हम लोगों ने करीब करीब कर लिया है। पास्ट हिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट है इसमें पूछेंगे,
चाइल्ड आफ्टर बर्थ में क्राई पहला तो कि सिमिलर इलनेस पहला नहीं पूछते हैं ना, कहीं भी नहीं पहला प्रश्न क्या पूछते हैं, सिमिलर इलनेस पास्ट में हुआ है कि नहीं, पहली बार हुआ है ना जी, इसके पहले तो ऐसा नहीं हुआ था, हिस्ट्री में लिखा था। हाँ अगर बाय द वे पहले भी हुआ है, बार बार बता रही, हर महीने हो जाता है, हर 2 महीने हो जाता है, इसी तरह से आती है, हर बार एडमिशन तब मतलब क्या हुआ, ब्रोंकियोलाइटिस बार बार तो नहीं होगा, जनरली बार बार नहीं होता है, रेयर केसेस जहाँ होता है, बार बार हो रहा है तो मतलब क्या हुआ, अभी हाँ डॉक्टर साहब पढ़ाए, दोनों पढ़ाए आप लोग को, हाइपर, अब इतना छोटे बच्चे में ब्रोंकियल अस्थमा तो नहीं बोलेंगे, ब्रोंकियल अस्थमा लेवल करने के लिए इनफैक्ट हमारे पास बुक के हिसाब से पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होना चाहिए, जो कि लेस देन 5 इयर्स में पॉसिबल नहीं है ब्रोंकियल अस्थमा, तो इसीलिए हम लोग 5 इयर्स के बाद ही बोलते हैं। क्लिनिकल ब्रोंकियल अस्थमा लिख सकते हैं, क्लिनिकली ब्रोंकियल अस्थमा लगता है, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ा, उसका इक्विवेलेंट टर्म यूज करते हैं, जैसे आप बता रहे हैं ब्रोंकियल अस्थमा लिख क्या सकते हैं, हाइपर एक्टिव एयरवे ना, वही चीज है उस तरह से, या फिर वालरी एक टर्म होता है, WALRI, वालरी मतलब क्या हुआ, व्हील एसोसिएटेड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वही चीज है। मैंने बताया था कि क्यों आप बता रहे हैं कि अस्थमा तो अस्थमा इन्फेक्शन कहाँ से आ गया, इसलिए आया क्योंकि एडल्ट्स में व्हाट इज द मोस्ट कॉमन प्रिसिपिटेटिंग कॉज ऑफ अस्थमा इन एडल्ट, एलर्जेंस, हाउसहोल्ड या आउटसाइड, उसमें क्या है, स्मोक, सिगरेट स्मोक, पैसिव स्मोकिंग और एक्टिव स्मोकिंग, और क्या होगा, डस्ट माइट्स, पॉलन सीरियम जिनमें रहता है, ये सब ज़्यादा कॉमन रहता है। बच्चों में क्या होता है मोस्ट कॉमन कॉज, वायरल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, जो कोई भी वायरस का इन्फेक्शन हुआ वो अस्थमा को प्रिसिपिटेट कर देगा, यानी कि हाइपर एक्टिव एयरवे डिजीज को प्रिसिपिटेट कर देगा, तो उसको बोलते हैं वालरी, व्हील एसोसिएटेड लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, हाइपर एक्टिव, तो वो सब टर्म यूज कर सकते हैं। और क्या कारण होगा, रिपीटेड हो रहा है तो ये हुआ, और क्या होगा, इम्यूनोडिफिशियंसी हो गया ना, जब बच्चा अंदर से इम्यूनोडिफिशियंट है, उसको बार बार रेस्पिरेटरी, कोई बेहोश होने वाला नहीं है, तुम लोग बैठ जाना, पहले बताते रहे, नहीं तो पैरों चलाते रहो, सिम्पटम्स में खा जाना, तो अगर एक तो या दूसरा क्या होता है, इम्यूनोडिफिशियंसी, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी यानी कॉन्जेनाइटल होगा, उसको कंबाइंड एक्स लिंक सब पढ़ के आया तुम लोग, उससे हो सकता है। दूसरा क्या होगा, एक्वायर्ड, एक्वायर्ड में क्या होगा, मदर फादर से बच्चे में क्या होगा, HIV, उससे कारण हो सकता है। और क्या कॉज होगा, सोचो अभी बात की फॉरेन बॉडी, अगर कोई को ऐसा भी फॉरेन बॉडी जाकर ट्रैकिया में या लेफ्ट साइड के ट्रैकिया में, राइट साइड के ट्रैकिया में ब्रोंकस में जाकर फंस गया तो क्या होगा, नाइटस का फॉर्मेशन करेगा, और उसके कारण हमारी रिकरेंट इन्फेक्शन, ठीक है ना, तो उसमें भी रिकरेंट हिस्ट्री आपको मिलेगी, ठीक है, तो पास्ट हिस्ट्री का भी इंपॉर्टेंस यहाँ पर बहुत है। उसके अलावा और बार बार अगर फीवर का कोल्ड हो रहा है तो इंडिया में और एक चीज इसको रूल आउट करना बहुत जरूरी है, क्या है, टीबी। और एक बात बता देते हैं, ट्यूबरकुलोसिस जो है ना, आप लोग को ये लगता है कि हाँ कि सबसे ज्यादा ट्यूबरकुलोसिस किसको होता है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन लोड के हिसाब से, गलत फहमी में डॉक्टर्स को, खासकर रेजिडेंट डॉक्टर्स को। रेजिडेंट डॉक्टर्स का मतलब हुआ, अभी आप रेजिडेंट डॉक्टर नहीं है, आप तो स्टूडेंट हैं। रेजिडेंट डॉक्टर का मतलब हुआ जैसे कि आपके डॉक्टर साहब, पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर लोग जो डॉक्टर पीयूष हैं, डॉक्टर विनीता हैं, लोग ये रेजिडेंट डॉक्टर हैं, जो थ्रू आउट, रेजिडेंट का मतलब ही होता है जिसको वार्ड में ही रहना है, हॉस्पिटल में ही रहना, रेजिडेंट का मतलब ही है सबसे ज़्यादा एक्सपोजर उसको रहता है, कितना भी मास्क लगा लो, कुछ भी लगा लो, और हमारे एरिया में तो सही में बहुत कॉमन है। आपका CV नेट सबका निगेटिव आएगा, MT का बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है बुक के हिसाब से, लेकिन आज भी क्लिनिकली सब कुछ मिलाकर ही लोग TB जज करते हैं, कोई भी एक सिंगल टेस्ट नहीं है TB के लिए आज भी जो 100% कंफर्म करते, सिवाय AB कितने का पॉजिटिव आता है, बहुत रेयर है, तो निकालना भी बच्चों में उतना ही रेयर है, और उसको वैसा क्लिनिशियन जो पैथोलॉजिस्ट मिल जाए जो डायग्नोज कर दे उतना ही मुश्किल है, तो आपको क्लिनिकली ही डायग्नोज करना होता है। तो TB हर जहाँ पर रेस्पिरेटरी है, रिकरेंट सोच रहे हैं तो TB का रूल आउट है ना, तो इतना सारा होगा, इतना सब कुछ दिमाग में रखना है, तब आपका हिस्ट्री होगा, तब उसके हिसाब से एग्जामिनेशन होगा। तो एग्जामिनेशन में क्या क्या था, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, जैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको, और कितने लोग रेस्पिरेटरी नहीं किया था, कितने लोगों ने नहीं किया था, जिन्होंने नहीं किया वो आगे चले आओ।
दिखाई तो देगा नहीं। कब मतलब तो चक्कर आ गया था बैठे हुए खाने इतना लगे हाँ जी, यहाँ बैठिए। कितने बार दो इसे यहाँ बैठिए, आराम से बैठिए। बस 5 मिनट में हम इसको बता के ख़त्म करेंगे, है ना। उसके बाद हम आगे CNS हम शुरू किए थे लास्ट टाइम, Yes, sir. हम CNS कंटिन्यू करेंगे। तो देखो इसमें फिजिकल एग्जाम्स में क्या क्या हेडिंग है। पहला क्या क्या बताना है, वाइटल्स, ठीक है। उसके बाद एंथ्रोपोमेट्री आप उसका बता सकते हैं। तीसरा जनरल एग्जामिनेशन, ठीक है। और उसके बाद सिस्टमिक, तो आपका फीवर का फास्ट ब्रीदिंग से जब बच्चा प्रेजेंट कर रहा है तो सिस्टम एग्जामिनेशन में क्या होगा, पहला रेस्पिरेटरी का मेन रेस्पिरेटरी करेंगे और सेकंड किसका करेंगे, सीरियस का एग्जाम बाकी सबका भी करना है लेकिन उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। पहला रेस्पिरेटरी, दूसरा सीरियस। तो वाइटल्स में क्या आता है, अभी किसी कोई दिखला देगा एक बार फटाफट, कोई भी एक बार वाइटल्स कैसे करना है, टेम्परेचर रेस्पिरेटरी रेट एनीवन। तो चलो देखो 5 वाइटल देखते हैं। पहला क्या है, पल्स रेट नहीं, पल्स। दूसरा क्या देखते हैं, रेस्पिरेशन। तीसरा क्या है, ब्लड प्रेशर। बड़े बच्चों में ब्लड प्रेशर, छोटे बच्चों में कैपिलरी रिफिल टाइम, तो दोनों इक्विवेलेंट है एक दूसरे का। चौथा क्या देखते हैं, टेम्परेचर, ठीक है। और पांचवा क्या देखते हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन एट रूम एयर, यहाँ से प्रोब निकला हुआ है, ये यहाँ देखो, ये देखो, ये सैचुरेशन देख रहे हैं हम। अभी तो बेसिकली क्या है, हम क्या बताएंगे, रूम एयर नहीं है, ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितना लीटर फ्लो पे है, पानी नहीं है इसमें, पानी यहाँ देखो कितना पे है, कितना है 5 लीटर। तो कितना है 100% ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सैचुरेशन इज 100% विथ ऑक्सीजन एट द रेट ऑफ 5 लीटर पानी, ये बताना है। तो अब शुरू करते हैं हम लोग। पल्स में क्या देखेंगे, तो पल्स में देखते हैं रेट, रिदम, वॉल्यूम, कैरेक्टर, रेडियो रेडियल डिले एंड रेडियो फीमोरल डिले। अभी बच्चा मेरे को बहुत कोऑपरेट करेगा नहीं, तो हम 2 राउंड में इसका पल्स खत्म करेंगे। दोनों हाथ को क्रॉस किया, बच्चे के हाथ को क्रॉस करना है, अपने हाथ को नहीं, ठीक है। क्रॉस करके दोनों हाथ को पकड़ा ऐसे, ठीक है। इससे क्या क्या मेरे को पता चला, रेट, स्टॉप वॉच जो है यहाँ बगल में होना चाहिए मेरे, ठीक है ना। इसको ऐसे पकड़ा तो मेरे को क्या क्या पता चला, रेट, रिदम और रेडियो रेडियल डिले, 3 तो यहीं पे पकड़ के मेरा क्लियर हो गया, ठीक है ना। अगर बहुत टाइम है आपके पास तो सिंपली आप 3 फिंगर टेक्निक से इसका रेट और रिदम ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है ना। फिर रेडियो रेडियल के लिए जो हम किए हैं अभी उसको रेडियो, उसके बाद वॉल्यूम देखने के लिए थोड़ा सा बड़ा आर्टरी में जाएंगे, मिनिमम ब्रैकियल नहीं तो बेटर है कैरोटिड में ही आप वॉल्यूम देखिए और कैरेक्टर, लार्ज आर्टरीज में ही देखना चाहिए दोनों को, वॉल्यूम और कैरेक्टर। सबसे अच्छा कैरोटिड है, नहीं तो आप फीमोरल में या फिर ब्रैकियलरी में भी देख सकते हैं, लेकिन उसके नीचे नहीं आना चाहिए। उसके बाद रेडियो फीमोरल डिले, तो यहाँ पे फीमोरल को फील किया मैंने, यहाँ फीमोरल, ठीक है। रेडियो फीमोरल देखना है, एक से मैं फील कर रहा हूँ फीमोरल और एक से रेडियल। नॉर्मली क्या होता है, पहले कौन आता है, फीमोरल, बाद में रेडियल, ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली आता है। तो आपको बोलना है दोनों साथ में आता है, आपको ये नहीं बोलना है क्योंकि पूछिए उसके बाद कि नहीं दोनों साथ में नहीं आता, पहले कौन आता है नॉर्मली, तो क्या आंसर होगा, तब ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनना है, तो फिर पूछिए उसके बाद ही बताना है। और रेडियो फीमोरल डिले में क्या होगा, जैसे कोआक्टेशन पे होता है तो उसमें रेट इम्पीडेंस ज़्यादा हो जाएगा फीमोरल आर्टरी का, तो क्या होगा, रेडियल पहले आएगा, बाद में आएगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कैरेक्टर देख लिए, वॉल्यूम देख लिए, रेडियो फीमोरल रेडियो डिले देख लिए, और उसके बाद कंडीशन ऑफ पेरिफेरल पल्सेस, जैसे मेनली इसमें किसका देखते हैं, डॉर्सालिस पीडिस। दोनों आपको जो फर्स्ट गैप है मेटाटार्सल के बीच में, वहाँ पे आपको इसका सारा कुछ बहुत बढ़िया है। पल्स देखने का तरीका बताया था, कैसे देखना है, याद है, अपने अपने हाथ, ये अपने रेडियल आर्टरी पर हाथ डालिए, अपने पे डालिए या अपने बगल वाले पे डालिए और प्रेस कीजिए इसको। स्टेरॉइड प्रोसेस, पहले स्टेरॉइड प्रोसेस को फील करो, कहाँ पे स्टेरॉइड, हाँ, उसके अगेंस्ट फील, उसके अगेंस्ट प्रेस करो, इस तरह प्रेस करना है और फिर धीरे 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 छोड़ना है।
जहाँ पे आपको अच्छा से बाउंडिंग टाइप से दिखाई दे, पता चल रहा है? यस सर। तो ये तरीका है। जब आप एक बार करने का प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ऐसे ही हाथ में से पता चल जाएगा, लेकिन जब शुरू में आपको आइडिया नहीं है तो इसको ऐसा ये तरीके से करते हैं। इसको प्रेस किया धीरे धीरे धीरे, इसका देखो पल्स छूटे, प्रेस कर, इतना अच्छा पल्स है जो कि बहुत छोटा बच्चा है। ज़्यादा अच्छा पल्स है मतलब क्या हुआ इसका, ज़्यादा अच्छा पल्स मेरे को फील हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि बच्चा बहुत, मतलब कि वो बाउंडिंग टाइप का पल्स है, यानी डायस्टोलिक सिस्टोलिक का गैप ज़्यादा है। यस सर। जितना दोनों का गैप कम रहेगा नहीं कम आपको पल्स फील, ठीक है ना, बहुत बढ़िया है। नॉर्मली छोटे बच्चों में इतना अच्छा पल्स फील नहीं होता जितना इसमें फील हो रहा है। तो वाइटस में आपने पल्स देख लिया। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए क्या है, स्टॉप वॉच वहाँ लगा रहेगा आपका, या जो आपने रिस्ट वॉच रखे हैं रख लीजिए। इसे एग्जाम में करना है, निकालना है और वहाँ जरूर रहना चाहिए, ठीक है, निकाल के यहाँ बगल में रख देना है। एग्जाम में तो दिखना चाहिए कि आप कर रहे हैं प्रॉपरली, ये नहीं कि मोबाइल निकाल कर रख देना, डिजिटल उसको नहीं करना। तो उसको किया, फिर रेस्पिरेशन देखना है। रेस्पिरेशन कितना मिनिमम बताया था बच्चों में, 1 मिनट। छोटे बच्चों, बड़े बच्चों में एडल्ट वाला फंडा चल सकता है आपका, जैसे 10 सेकंड देख के 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन छोटे बच्चों में आपको 1 मिनट देखना है। देखने के तरीके से देखेंगे, गिनो, ब्रीथिंग फास्ट है ना थोड़ा सा, अभी ऑक्सीजन के बाद भी जो है फास्ट है। कैसे देखेंगे जी, काउंट करो, स्टॉप वॉच ठीक है तुम रख दिया, अब काउंट करो, कुछ और भी करेंगे। सब कुछ कॉफी टाइप का कार्डबोर्ड वो कॉफी के ऊपर नीचे, हाँ। कोई भी मतलब कि आप पेपर की पतला बेटर है कि हल्का सा कार्डबोर्ड जो ज़्यादा एयर से वाइब्रेट नहीं करता हो, उस टाइप का। हाँ, उसी टाइप का इसको लिया है मैंने, पतला सा और पतला वाला, थोड़ा मोटा हो गया इसको, और इसको रख दिया, ठीक है ना। इसका जो मूवमेंट है ना, क्या होगा, एक्सपोनेंशियल जाएगा, ज़्यादा जाएगा तो ज़्यादा आपको पता चलेगा। तो रख के करना बेटर होता है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, करके रखना, रख के करना बेटर होता है। और रेस्पिरेशन देख लिया, रेस्पिरेशन और क्या देखेंगे, रेट देखा, रेगुलर है कि इरेगुलर है, स्पेशल कोई कैरेक्टर तो नहीं है, जैसे कि कैरेक्टर से पहले जरा नॉर्मल कैरेक्टर है कि नहीं, रेडी क्या होगा, नॉर्मल थोरैको एब्डोमिनल है कि एब्डोमिनल, कैसे बोलते हैं थोरैको एब्डोमिनल, कब बोलेंगे, जब थोरैसिक मूवमेंट ज्यादा होगा, एब्डोमिनल कम है तो थोरैको पहले उसको बोलेंगे। एब्डोमिनल मूवमेंट ज्यादा है और थोरैसिक कम है तो क्या होगा, तो बच्चों में क्या रहता है, और एडल्ट में तो उसको देख लिया। उसके बाद अलग कुछ तो नहीं है, चेन स्ट्रोक्स टाइप का तो नहीं, कुछ मॉस रेस्पिरेशन तो नहीं हो रहा है, सिस्टोलिक ब्रीथिंग तो नहीं हो रही है, कोई सेंट्रल रेस्पिरेशन लास्ट टाइम किसने देखा था, सेंट्रल रेस्पिरेशन, अरे कोई वीडियो चाहिए उसका, है ना, हम भेज देना फिर आराम से, जिसके पास आपको भेज देना वीडियो, वो अच्छा केस था, नॉर्मली रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इनको पढ़ाने के लिए अच्छा केस है, वो भेज देना मेरे नंबर पे। तो आप लोग अपने ग्रुप में भी शेयर कर लीजिएगा, बहुत अच्छा कि सेंट्रल रेस्पिरेशन और सब कुछ में लास्ट टाइम मैंने दिखाया था कि वो सिर्फ आपको डिसेलिब्रेट पॉस्चर क्या होता है, सब कुछ उतना अच्छा केस मिलता है, नहीं है, बहुत रेयरली मिलता है। तो रेस्पिरेशन हो गया, फिर आपने ब्लड प्रेशर के लिए यहाँ मॉनिटर लगा लिया, अपना बीपी इंस्ट्रूमेंट लगा के ब्लड प्रेशर देख लिया। उसके बाद क्या देखा, टेम्परेचर कैसे देखना है, डिजिटल थर्मोमीटर आर्मपिट में या ओरल या एनल, ये आप यूज कर सकते हैं। कॉमनली हम लोग आर्मपिट वाला नहीं है तो क्या करेंगे, हैंड टच, तो प्रून ऑफ द हैंड से करेंगे, ठीक है ना, इससे, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। उसके बाद SpO2 जो देखना था, SpO2 हम लोगों ने चेक कर लिया, ठीक है। अब आते हैं किस पे, एंथ्रोपोमेट्री, क्या होगा इसका, वेट, वेट के बाद हाइट, तो 2 इयर्स के बाद हाइट, लेंथ, ठीक है। क्यों लेते हैं, बताया था लास्ट क्लास में, बच्चा तो 1 साल पे खड़ा हो जाता है तो हाइट लेंगे, क्यों 2 साल का वेट करेंगे भैया, नंबर लॉर्डोसिस, स्पाइन जो स्ट्रेट नहीं रहता है और लॉर्डोसिस रहेगा इस टाइप से, एग्जैक्टली जो उसका हाइट लेंथ लेते हैं, ठीक है ना। 2 साल के बाद लंबर लॉर्डोसिस ठीक स्ट्रेट हो जाता है, तो फिर आपको हाइट लेना है। उसके बाद आप क्या लेंगे, इसका अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट रेशियो ले लेंगे, ठीक है। रेशियो क्या है, आर्म स्पैन कब लेते हैं, आर्म स्पैन भी इसका ले लेंगे। उसके बाद 1 to 5 ईयर में क्या लेते हैं, मिड आर्म, हेड सर्कमफेरेंस ले लेंगे, चेस्ट सर्कमफेरेंस हो गया। तो आपने एंथ्रोपोमेट्री कर लिया, और तरीका क्या है कि आपको चार्ट मिलेगा, आप अगर इसको कर लेंगे तो बेटा पीजी लोग तो करते ही करते हैं, आपको भी करना चाहिए कि मानते हैं मिड आर्म सर्कमफेरेंस कितना होता है नॉर्मली, 11.5 से 12.5 होना चाहिए नॉर्मली,
का साकिट टेप जो यूज करते हैं, तो उसमें रेड ग्रीन किसमें येलो का बोलते हैं, दोनों के बीच में होता है, मॉडरेट मॉडरेट दोनों के बीच में होता है। ठीक है। तो एक तो साकिट टेप अगर है तो उसे बता दी इसमें ये इसलिए नहीं तो क्या होता है अगेंस्ट इतना सेंटीमीटर, मानते इस बच्चे का कम है 9.5 सेंटीमीटर मान लो, और अगेंस्ट 11, इस एज में कितना होना चाहिए 11.5 अगेंस्ट 11.5, या फिर जो इसका परसेंटाइल निकालिए कि इसका कितना परसेंटाइल पे पड़ रहा है, तो कायदे से ये सब इसका वेट का परसेंटाइल, लेंथ का परसेंटाइल आपको बताना चाहिए, कायदे से बताना चाहिए। तो एंथ्रोपोमेट्री बता दिया। अब आएंगे कहाँ पे, जनरल एग्जामिनेशन। उसमें तो जनरल में क्या क्या देखा हमने, पायलर देखा, टेरस, साइनोसिस, क्लबिंग, लिम्फेडेनोपैथी, एडिमा, वो आप लोग जानते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है। रेस्पिरेशन में हम लोग कहाँ कहाँ आएंगे, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन। इंस्पेक्शन में क्या होगा, इंस्पेक्ट करेंगे, देखेंगे, ब्रीदिंग इंस्पेक्ट करेंगे। पहला तो शेप एंड साइज, चेस्ट, शेप एंड साइज ऑफ चेस्ट, देन सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री इक्वल है या नहीं है। उसके बाद कोई स्कार मार्क, वेनस प्रोमिनेंस, कोई डिस्कलरेशन, बुलिश डिस्कलरेशन या कोई और डिस्कलरेशन प्रेजेंट तो नहीं है। उसके बाद क्या होगा, इंटरकोस्टल रिसेशन दिख रहा है तो आपको दिखेगा, अगर है तो दिखेगा इंटरकोस्टल। सब कॉस्ट, इंटरकोस्टल क्या हुआ, दोनों इसके बीच में हुआ। सब कॉस्टल दिख रहा है, तो यहाँ पे जाएगा ये वाला पार्ट, तो क्या हुआ सब कॉस्टल हुआ, इसमें बीच में जाएगा तो इंटरकोस्टल। और क्या देखेंगे इसमें इंस्पेक्शन में, अपेक्स इम्पल्स है ना, पाल्पेशन करेंगे तो अपेक्स बीट, ठीक है, वो देख लिया हम लोगों ने। और क्या होगा, ट्रैकिया का अपर मेडिस्टाइनम, लोअर मेडिस्टाइनम देखना। अपर मेडिस्टाइनम में क्या देखेंगे, क्या देखेंगे, ट्रेल्स। इंस्पेक्शन में ट्रेल्स है, ट्रेल्स साइड क्या होता है, एक साइड का ट्रैक, मानते हैं कि ट्रैक का जिस साइड में डेविएटेड रहता है ना, उधर का स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड प्रोमिनेंट, उसको ट्रेल साइन बोलते हैं। उसके ऊपर जाएंगे जो हम लोगों ने मिस किया, पहले क्या बताना था, आप लोगों ने टोका भी नहीं, मैंने टोका, रुकना था कि सर पहले अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का नहीं कर रहे हैं आप, गलत बता रहे हैं, आप नहीं टोक रहे हैं तो मतलब कि आपको ध्यान नहीं है। मैंने तो 3 बार बताया था यही गलती होती है, तो क्यों नहीं टोका आपने मेरे को, यही होता है एग्जाम में, आपको याद ही नहीं रहेगा, आप सीधे वहीं से स्टार्ट करेंगे, आदत है। शुरू कहाँ से करना है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से शुरू करना है। कहाँ से, ईयर, नोज एंड थ्रोट, ईएनटी जो है वहाँ से शुरू करना है। ईयर में क्या देखेंगे, पिन्ना, शेप, साइज, सिमेट्री ऑफ द पिन्ना, ट्रैगस, एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, वैक्स है कि नहीं, कोई प्री ऑरिकुलर साइनस या फिस्टुला तो नहीं है, प्री ऑरिकुलर टैग तो नहीं है, नोज का सेप्टम बीच में है कि नहीं, डेविएटेशन तो नहीं है, दोनों नॉस्ट्रिल पैटेंट है कि नहीं, बताया थे पैटेंट है, उसका कैसे चेक लिस्ट टेस्ट करते हैं। उसके बाद कोई फॉरेन बॉडी तो नोज में नहीं है, कि म्यूकस डिस्चार्ज तो नहीं है, लोअर टर्मिनेट का कंडीशन कैसा है। फिर थ्रोट, थ्रोट में क्या देखेंगे, टंग, लिप्स नहीं देखते हैं, थ्रोट मतलब थ्रोट पीछे देखते हैं, तो नासोफैरिंग्स और ओरोफैरिंग्स, इसको एग्जाम करते हैं, उसको देख के हम बताया। अगर आपको लगता है नहीं मेरे को सब बताना है तो आप लिप से लेकर अंत तक जा सकते हैं। लिप, टंग, ये सब जो है ना डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है, ना कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है। उसके बाद इस इंस्पेक्शन पे आएंगे। इंस्पेक्शन में पहले अपर मेडिस्टाइनम में ट्रेल साइन, लोअर मेडिस्टाइनम में अपेक्स इम्पल्स। कैसे देखना है अपेक्स इम्पल्स, बैठना है, आई का लेवल क्या होना चाहिए, और इसे हम उल्टा साइड है, बच्चा इधर सोया हुआ, हमको कहाँ रहना है, राइट साइड बैठ के तब देखेंगे अपेक्स इम्पल्स, और वहाँ पे उसको मार्क करेंगे और फिर उसको पाल्पेशन में कंफर्म करेंगे। ये सब हुआ। उसके बाद पाल्पेशन में क्या करेंगे, सबसे पहले टेम्परेचर देखते हैं हर एरिया का, उसके बाद टेंडरनेस देखते हैं, टेंडरनेस तो कहीं नहीं है, उसके बाद जो भी फाइंडिंग था उसको कंफर्म करते हैं। एपी डायमीटर और लैटरल डायमीटर कैसे देखते हैं, 2 पेपर दो, एक ये हुआ, एक तो लैटरल देखना होगा तो कैसे देखेंगे, दोनों हाथ पकड़ो, ये लगा दिया इसको, चलो इसके बीच का डिस्टेंस ले लिया, लेटरल, ये देखो दोनों साइड दिख रहा है, तो ये क्या हुआ, कौन सा डायमीटर हुआ, लेटरल, ठीक है, यानी कि कौन सा लेटरल तो क्या होता है ट्रांसवर्स, और ये क्या हुआ एपी डायमीटर। इसमें क्या होता है, लंबा होना चाहिए ताकि यहाँ से निकल के यहाँ तक आए, ठीक है। तो पाल्पेशन में टेम्परेचर, टेंडरनेस, दोनों का डायमीटर देख लिया, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग,
ब्रीदिंग कर सकते हैं। Symmetry movement, जो all quadrants of the chest are moving equally and symmetrically with the respiration. जो इंस्पेक्शन में आपने बताया, तो palpation में कैसे करेंगे? दोनों हाथ इसको ऐसे अंदर में बांधेंगे। रखे और फिर पूरा दोनों को कैसे हम लोगों ने बताया था आपको, जो बेबी को न्यू बॉर्न को जो आप करते हैं, करीब उसी स्टाइल में पकड़ना है, पूरा का पूरा सर्कल करना है लोअर चेस्ट को, और बीच में यहाँ तो इसको स्किन फोल्ड भी ले सकते हैं, दिख रहे हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर इसका मेरा हाथ का मूवमेंट देखो, हाँ वो गैप बन दिख रहा हो, ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल है, दिख रहा हो, स्किन फोल्ड के साथ बहुत क्लियर है, ये फोटो ले सकते हैं, बहुत अच्छा इसका मूवमेंट, जूम नहीं किया। इतना अच्छा जाता है इसका वीडियो, तो ये मेरा हाथ नीचे वाला कहाँ जाएगा, उसके पीठ लोअर जो चेस्ट केज है ना, उस पे मेरा हाथ जाएगा, पूरी तरफ पीछे जाएगा, इन सर्कल करेगा लाइक दिस, ये ठीक है, और यहाँ पे दोनों जो थंब मेरा टच करता रहेगा। अब इसका मूवमेंट देखिए, देख रहे हो, थोड़ा सा राइट साइड में मूवमेंट ज्यादा है देन लेफ्ट, ठीक है, ठीक है, तो इसमें सिमेट्रिकल मूवमेंट है कि नहीं आपको दिखना है। उसके बाद क्या था, जो पाल्पेशन में हम लोगों ने किया था, इसका एपेक्स इम्पल्स और बीट को कैसे करेंगे, तो नॉर्मली हम यहाँ बताते हैं कैसे करना है इसको, अपने हाथ को पाम को ना इस पे रखना है, रिकॉर्डियम पे रखेंगे, ठीक है, तो हम अपने बताते हैं, तो रिकॉर्डियम पे रखेंगे यहाँ, ठीक है, और आप जहाँ फील कर रहे हैं, सबसे अच्छा जहाँ फील आ रहा है एपेक्स इम्पल्स का, तो डेफिनेशन क्या होता है एपेक्स बीट का, इम्पल्स का, दिस इज द मोस्ट डाउनवर्ड and most outward and most definite cardiac pulsation phase। इस तीनों में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, डेफिनेट। आउटवर्ड कितना भी नीचे चला जाए, आउटवर्ड या डाउनवर्ड चला जाए, वो हम बहुत हल्का हल्का पता चल रहा है, नहीं उसको नहीं बोलेंगे, सबसे डिफिनिट आउटवर्ड और डाउनवर्ड में उसको, वहाँ जहाँ फील हो रहा है उसको क्या करेंगे, अपने फिंगर से, इंडेक्स फिंगर से लोकेट करेंगे और वहाँ फिक्स करेंगे। उसके बाद लोकलाइज कैसे करेंगे, एक तो यहाँ है, दूसरा मेरा हाथ कहाँ गया, उससे नीचे आएंगे, कहाँ पे आएंगे, एंगल ऑफ लुइस, जो मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट है। उसके बाद एनाटॉमी का इंपॉर्टेंस नहीं है ना, शुरू में लगता था है ना, तो हर जगह पे एंगल ऑफ लुइस। उसके बगल में कहाँ आएंगे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। उसके बाद मिड कैविकुलर लाइन से देख लेंगे कि आउटसाइड है या मीडियल साइड है। बच्चों में कहाँ होता है, एडल्ट में कहाँ होता है, पहले बताओ, इनसाइड मीडियल, जस्ट विद इन द MCL, मिड कैविकुलर लाइन, फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, सही होता है। बच्चों में क्या होता है, नॉर्मली 7 इयर्स के पहले, 6-7 इयर्स के पहले क्या होता है, फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, जस्ट आउटसाइड द मिड कैविकुलर लाइन, ठीक है ना। तो लोकेट करने का तरीका यही है। यहाँ पे फिर से रिकॉर्डिंग पे बोला कि हाथ रखना कैसे रखना है, तो बिल्कुल वैसे ही हाथ रखते हैं जैसे हार्ट का शेप है, ठीक है ना, ऐसे ही रहता है। तो यहाँ पे ऐसे ही रखें, उसको लोकेट किए, लोकेट करके ये फिंगर यहाँ गया, यहाँ से एंगल ऑफ लुइस, सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, व्हाटएवर जहाँ भी जाते हैं वहाँ उसके लिए। तो ये हुआ। और क्या मिस किया हम लोगों ने, वोकल प्रिमिटस, ठीक है, वोकल रेजोनेंस जैसे होता है वैसे ही वोकल प्रिमिटस। तो उसमें क्या करते हैं, दोनों, इसको बच्चा अगर कोऑपरेटिव है, बड़ा बच्चा है, जो रोता हुआ बच्चा है तो भी कर सकते हैं, क्योंकि रोता है तो नेजल इंटोनेशन रहता है, बड़ा बच्चा है तो नेजल इंटोनेशन बोलना, जैसे 9 सबसे अच्छा फोन आता है, 3 ना है उसमें, उसमें भी आप बोल सकते हैं, लेकिन 9 बेटर है, 9। तो कैसे यहाँ हाथ रखते हैं इंटरकॉस्टल स्पेस में, सेकेंड में आप उसको इस पे भी कर सकते हैं, क्लेविकल भी कर सकते हैं, सुप्रा क्लेविकुलर भी कर सकते हैं। सुप्रा क्लेविकुलर स्टार्ट करके आप कर सकते हैं सुप्रा क्लेविकुलर 9, फिर फर्स्ट में 9, इस टाइप से जब 9 बोलेगा आपको फील करना है और देखना है कि जो प्रिमिटस, जो अंदर का जो रेजोनेंस है ना, वोकल रेजोनेंस, जब 9 बोलते हैं क्या रेजोनेंट करेगा पूरा सिस्टम। तो इसमें जो वाइब्रेशन आ रहा है राइट में ज्यादा है, लेफ्ट में ज्यादा है, तो बताना है कि वोकल प्रिमिटिस मोर ऑन राइट साइड, लेस ऑन लेफ्ट साइड। तो ज्यादा कब रहेगा,
जब कंडक्शन बेटर होगा। कंडक्शन बेटर कब होगा? जब पूरा का पूरा अंदर क्या एयर है, बाहर क्या है सॉलिड है, मसल्स है, स्किन, बोन है, तो मानते हैं अंदर का भी सॉलिडिफिकेशन हो गया। तो अंदर का सॉलिडिफिकेशन कब होता है? निमोनिया। इसका नाम ही है सॉलिडिफिकेशन ऑफ द लंग, नाम ही तो पूरा हो गया। तो क्या होगा वहाँ पे? बढ़ जाएगा, वोकल रेजोनेंस भी वहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर बीच में कोई अलग मटेरियल आ गया, जैसे कि एयर आ गया बीच में, निमोथ हो रहा है, पानी आ गया, इन्फ्यूजन हो गया, इम्पाइमा हो गया, तो फिर क्या होगा? कम हो जाएगा। तो वो क्या होगा? इम्पीडेंस बढ़ जाएगा, तो वहाँ जाएगा और वापस कैसे ऑप्टिक्स में होता है। ठीक है ना, दूसरी तरह से जाएगा, कुछ पार्ट ट्रांसफर कर जाएगा, कुछ पार्ट कहीं रिफ्लेक्शन हो जाएगा, कुछ रिफ्लेक्ट कर जाएगा। साउंड के साथ भी कुछ रिफ्लेक्ट कर जाएगा, कुछ रिफ्लेक्ट कर जाएगा, तो इसलिए पूरा का पूरा ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, उसमें ट्रांसफर कम होगा। तो सर तो आगे थ्योरी है, सब थ्योरी आप लोग देख लीजिएगा। परकशन कैसे करेंगे? परकशन के लिए हम बताए थे कि ये तरीका मतलब कि आपको आदत होनी चाहिए कि कैसे मूवमेंट जो है ना, जनरली क्या होता है इस पे मूवमेंट, हमेशा मूवमेंट लाइक दिस। ये आपका तरीका दिखेगा एक्सटर्नल कि आप कैसे कर पाते हैं, कितना आवाज आता है यहाँ देखिए, हाथ करके आवाज जा रही है। आपको कहा मिड करोगे लाइन करना है दोनों को बराबर, ठीक है ना। तो मूवमेंट क्या हो रहा है? हम ये नहीं कर रहे हैं और हम ये भी नहीं कर रहे हैं, मेरा मूवमेंट क्या हो रहा है? ठीक है ना, तो रेस्ट का मूवमेंट। तो प्रैक्टिस से होगा, ऐसे नहीं होगा, है ना। तो धीरे धीरे हम लोग को लगता है ना कि कुछ दिन में तो एआई सब कुछ कर लेगा। नहीं, हम सही बता रहे हैं, यही सब कुछ कर लेगा। जितना ये आप इतना इन्फ्लुएंस निकाले हैं ना, उतना तो जरूरत ही नहीं है भाई। अब सारा डाटा डाल दीजिए, सब कुछ निकाल देगा। आपके लिए कुछ करने के लिए नहीं रहेगा, आपके लिए करने के लिए पता है क्या रहेगा? यही रहेगा। अगर आपको ये आता है ना तो आता है, दो ही चीज रहेगा उसको डॉक्टर के पास एआई के बाद। पहला जो है ये क्लिनिकल स्किल, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन आपके पास नहीं रहेगा, क्योंकि जो आज के रेट में क्या हो, रेडियोलॉजी पिछले साल बहुत कम, थोड़ा सा पीछे चला गया, इस बार और पीछे जाएगा। रीजन क्या है? एआई सबसे ज्यादा इन्फ्लेटेड किया है। आप कुछ नहीं करना है, आप चैट जीपीटी है ना आपके पास, अगर कोई भेजता है ना आपका रिलेटिव और आप उनको फोन करते हैं, सर जरा बता दीजिए, बहुत लोग करते हैं फोन, मेरे से फोन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम भी तो पेशेंट देख नहीं रहे, हम भी एआई वाला ही काम कर रहे हैं। आप बताएं, हम बता दिए। आप चैट जीपीटी में चले जाइए, चैट जीपीटी का एक हेल्थ वर्जन अलग आ गया, चैट जीपीटी हेल्थ, लेकिन वो प्रीमियम है, वो पेड है, फ्री नहीं, ठीक है। तो सिंपल चैट जीपीटी है, उसमें तो आधा चीज गलत बताता है, पता है कि नहीं आपको? वो सारा उसमें गलत है, लेकिन आप चैट जीपीटी का प्रीमियम लेंगे ना तो गलत नहीं बताएगा, वो जानबूझ के गलत बताता है कि आप प्रीमियम लीजिए। और हर बार ना ऊपर में एक ऑप्शन देता है, क्या? अपग्रेड देखते हैं, हमेशा लिखता है अपग्रेड, सबसे पहले अपग्रेड ही लिखता है, अपग्रेड करना सबसे पता रहेगा तो अपग्रेड कौन करेगा। तो आपको करना क्या है कि आप किसी बच्चे का आप एक्सरे ले लीजिए, जितना रिपोर्ट है ना उतना दिमाग में फोटो खींच लेना है, उसको फोटो खींचिए, उसका क्लिनिकल पूछ लीजिए, माँ से जो बताइए फीवर ये हो रहा है, सब कुछ उसमें डाल दीजिए, भाई आपको सब कुछ बता देगा कि इसका डायग्नोसिस क्या है और आपका मैनेजमेंट कैसे करना है और क्या ड्रग का क्या होगा। हम किसी का प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया ना, प्रिस्क्रिप्शन में मेरा फोटो क्या करता है पेशेंट, मेरे प्रिस्क्रिप्शन का फोटो लेगा, चैट जीपीटी में सही बता रहे हैं, चैट जीपीटी में अपलोड कर लेगा, चैट जीपीटी बता देगा किस डोज, किस दवा को हम किस बीमारी के लिए दिए हैं, उसका डोज मैंने ज़्यादा लिखा है या कम लिखा है या अप्रोप्रिएट लिखा है, और 4 ड्रग में से कौन कौन ड्रग इंटरेक्ट करेगा, उतना अभी सोच के नहीं लिखे होंगे। राइटिंग पहचान प्रीमियम फिर आगे दोनों तरह का इंटरेक्शन है, पेशेंट प्रीमियम इसको कम देना है, आप आता पढ़ते रहिए। तो अभी सही बात यही है कि इस टाइम में अगर आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं तो आप नोकिया की तरह भी गायब हो जाएगी। तो डरने की बात नहीं है, आपको सीखना चाहिए होता। तो आपके पास डॉक्टर से बचे हैं क्या? सबसे कुछ बचे, वही बोले एक्सरे जो कोई भी और करता है ना रिपोर्टिंग, उससे अच्छा एक्सरे का रिपोर्टिंग एआई करता है। जैसे क्या हुआ कि मानते हैं कि हम देखें पीडियाट्रिशियन, तो हम क्या देखेंगे एक्सरे में, टेस्ट एक्सरे में क्या देखेंगे हम केवल लंग्स फिट्स देखेंगे, कार्डियक मार्जिन देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, और तो पेडिसिन को थमा दोगे ना, केवल रिप्स देखेंगे, ह्यूमरस देखेगा, ऑक्लूड तो नहीं है, क्लैविकल तो सही। हर किसी का अपना इंटरप्रिटेशन होगा, एआई सब देखेगा, इस साइड उस साइड नहीं जाएगा, वो हमेशा सही देखेगा, उसका मूड भी हमेशा एक ही रहता है। मूड खराब है, मूड अच्छा तो अच्छे से डायग्नोज कर लिया, खराब है तो खराब। तो
बच्चे का दो चीज बताने का मतलब ये, एक तो क्लिनिकल स्किल एआई के पास नहीं रहेगा, यानी कि कम इन्वेस्टिगेट करके भी आप डायग्नोज कर सकते हैं, और दूसरा क्या है जो उसके पास नहीं है आपके पास है, Clinical धीरे skills. हमारे फील्ड से गायब होते जा रहा है, वही इम्पैक्ट। यहाँ आप उसके सामने बैठ के बात करते हैं और उसको समझाते हैं कि नहीं कि हम हैं, हम देख लेंगे, मतलब मैनेज कर रहे हैं, पूरा हम ट्राई कर रहे हैं, ये वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो चीज़ बचेगा डॉक्टर के पास, दूसरा कुछ नहीं बच गया। फर्स्ट लाइन डॉक्टर्स चाइना में खत्म हो गए, पता है ना, रोबोटिक मेडिकेशन वहाँ पे, जैसे कि हमारे पास हम आज 300 से 350 मरीज देखे हैं ओपीडी में, करीब 328 था। अब बताते हैं अगर हम चाइना में होते तो क्या होता, मेरी जरूरत नहीं थी वहाँ पे। चाइना में क्या होता है, जितने भी 328 बच्चे की माँ थी उनको लाइन पे खड़ा कर देता, इतना सारा रोबोट्स खड़ा रहता। उनको जाना है, बताना है कि बच्चे के बारे में सब कुछ बता देना है, और लिटरेट है इलिटरेट है, ये प्रॉब्लम है मेरे बच्चे को, फीवर है, कफ है, कोल्ड, यही तो लेके आता है ना, जिसमें वोमिटिंग हो रहा है। बच्चे के दोनों हाथ परकसन में होकर क्या बताया था मैंने पहले, ट्रेकिया काबू करते हैं। हाँ Palpation परकसन में डायरेक्ट परकसन करते हैं, क्लेविकल का, फिर आपको एंटीरियर, फिर एक्सिलरी, फिर पोस्टीरियर पार्ट में वो करना है। और हमेशा हम बोले थे जब रिस्पिरेटरी एग्जाम से कैसे करना है, बेटर है कि स्टैंडिंग पोजीशन, और नहीं तो फिर कम से कम सिटिंग पोजीशन। अगर बच्चा बिल्कुल इस टाइप से है तो फिर ठीक, आपको मजबूरी है तो आप सुपाइन में कीजिए। उसके बाद ऑस्कल्टेशन, ऑस्कल्टेशन में क्या देखेंगे, हालांकि ब्रेथ साउंड, एयर एंट्री इज इक्वल एंड बायलैटरली सिमेट्रिकल ऑन बोथ साइड और नॉट। और उसके बाद ब्रेथ साउंड का नेचर क्या है, वेसिकुलर है कि ब्रोंकियल है, और अगर कुछ और पहले हमारे से ब्रोंको वेसिकुलर में था वो टर्म यूज नहीं करते हैं। उसके बाद वोकल रेजोनेंस कैसा है, और एडिशनल साउंड्स, एडेड साउंड लाइक ब्रोंकाई, क्रेप्स, रिल्स और रब, ये सब तो नहीं है उसके, तो ये ऑलमोस्ट ये आपको इसका पूरा करता है। चलो अब उस रूम में